सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका जो सेट पेपर है ना, सेट पेपर का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज किया गया है। ऐसा चेंज किया गया है कि सेट पेपर अब केवल आपका मंगलवार और शनिवार को ही होगा। कब होगा? मंगलवार और शनिवार को ही होगा आपका सेट पेपर। इसकी जगह दूसरी क्लासेस आपके लिए लाई जाएंगी। शाम को 7 बजे दूसरी क्लासेस ऐड की जाएंगी आपके जो है यूट्यूब पर। अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए आपका जो प्रैक्टिस सेट वाला पोर्शन है, इसको मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपका हफ्ते में चलेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और बाकी दिन आपका टॉपिक वाला चलेगा, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 65 क्वेश्चन कृषि के जो कि परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के देखने को मिलने वाले हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ये केवल आपको मंगलवार और शनिवार को देखने को मिलेगी शाम को 7 बजे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 100 टारगेट वाला बैच है और 50 टारगेट वाला सेट है, ठीक है, ये चल रहा है। और फरवरी के महीने में एक ऑफर है FEB25, FEB25 जल्दी लगा लो, FEB25, जिसमें आपका ये 799 का ना होकर 600 रुपये में मिल जाएंगे 100 सेट, और ये 499 ना होकर 375 रुपये में मिल जाएंगे आपको 50 सेट। दोनों ही आपके बजट में है और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो आसानी से, कहीं से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो है प्रिंटेबल PDF के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। संकल्प बैच एक MCQ बैच है, जिसमें आपका डेली टेस्ट कराया जाता है प्लस लाइव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। साथ में साथ हार्ड कॉपी में 50 सेट उपलब्ध हैं। अब आपका ब्रह्मास्त्र जो है 299 अवेलेबल है, साथ में साथ प्रिंटेड में भी अवेलेबल है। आपके जो नोट्स हैं PDF में मात्र 499 के, लेकिन अभी आपको पड़ेंगे 375 रुपए में पूरा PDF बंडल नोट्स, कृषि कंप्यूटर UP GK PDF नोट्स, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका कवर करेगा, नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। कहाँ जाना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आपको ये चीजें परचेज कर लेनी है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, आप लोगों के लिए एक बढ़िया चीज है, वो है आपके प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। भैया पूरा घर पे भिजा के ऐसा स्टडी मटेरियल जो कि पूरा AGTA को देखते हुए तैयार किया गया है, पूरा एग्रीकल्चर मात्र 1500 रुपए उपलब्ध कराने वाले हैं। टेस्ट सीरीज की बात करें तो 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट आपके उपलब्ध हैं, ठीक है, विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन और वेबसाइट का। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, कौन से वाले? प्रिंटेड वाले, प्रिंटेड सेट पेपर चाहिए, प्रिंट में चाहिए, घर पर होम डिलीवरी करके दो, तो इस नंबर पर 7880497104 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे लिख देना प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड सेट पेपर, आपको जो है इस पे रिप्लाई आएगा, ठीक है। और साथ में साथ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस माध्यम से आपके जो है नोट्स भेजे जाएंगे, कब तक आप तक पहुंच जाएंगे, होम डिलीवरी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी केवल 50% यदि आप पे करते हो तभी अवेलेबल हो सकती है, 50% पे करने पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को बढ़िया से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब देखो यहां पर मैं सेट जो करा रहा हूं ना, वो कोई क्रम नहीं रहने वाला, क्योंकि आज प्रैक्टिस सेट 21 है। बेसिकली तो आपके सेशन का 5 है, लेकिन ये है हमारे प्रैक्टिस सेट 21। किसका? आज के सेट पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा आज लेंदी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, In which of the following ways have there been structural changes in agriculture and rural area in India? निम्नलिखित में से किस प्रकार से भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम लाइव स्टॉक टू क्रॉप
हजबेंडरी, पशुधन से खेतीबाड़ी की ओर विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम नॉन कॉमर्शियल क्रॉप टू कॉमर्शियल क्रॉप, गैर वाणिज्यिक फसलों से व्यावसायिक फसलों की ओर विविधीकरण, या डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल इनपुट टू मॉडर्न इनपुट, पारंपरिक आगतों से आधुनिक आगतों की ओर विविधीकरण। देखो तो एक तो ये तो हुआ है कि गैर वाणिज्यिक फसलों से हम वाणिज्यिक फसलों को अपनाने लगे हैं, साथ ही साथ आपके जो पारंपरिक आगत है, आगत इसमें इनपुट से मतलब है बच्चों आपके कीटनाशक या फिर कहें आपकी जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है वो इनपुट्स हैं, ठीक है, उनको आप कहाँ विविधीकरण कहाँ बढ़ रहे हो आप, मॉडर्न। तो देखो यहाँ पर बात करें राइट आंसर की तो केवल एक 3 और 4 सही है, 1 2 और 3 सही है, 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, देखो यहां पर ऑप्शन 2 तो नहीं होगा क्योंकि हम लाइव स्टॉक तो नहीं, पशुधन से खेतीबाड़ी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण। ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 1 3 4 जो है सही कथन होगा। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 3 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। शेयर कर दो भैया सेशन को ज्यादा से ज्यादा, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द लिस्ट, लिस्ट को मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में धान टेम्परेट कंडीशन, व्हीट सेमी एरिड कंडीशन, बाजरा ट्रॉपिकल ह्यूमिड, मेज हॉट एंड ड्राई कंडीशन। बताइए यहाँ पर हमें मैच करना है। तो देखिए गेहूं जो है आपका टेम्परेट में आ जाएगा, मतलब कि दूसरे का 1 बन रहा, देखो किस में बन रहा, इसमें बन रहा, केवल इसमें बन रहा है ना। पहले का तीसरा बन रहा भैया धान को ट्रॉपिकल ह्यूमिड उष्ण कटिबंधीय आर्द्र स्थिति चाहिए होती है भाई, है ना। मक्का को कैसा चाहिए होगा भैया, बाजरा की बात करें तो बाजरा को कैसा चाहिए होगा आपका, जो है हॉट एंड ड्राई कंडीशन। मक्का को सेमी एरिड कंडीशन अर्ध शुष्क स्थिति में उगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, 1 का 3 के साथ, 2 का 1, 3 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, ये मिलान हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन लेवल का है भैया, आज क्वेश्चन लेवल का है। इन द फॉलोइंग मैच ईच ऑफ द एंट्रीज ऑफ लिस्ट 1 विद द मोस्ट क्लोजली लिंक्ड एंट्री इन लिस्ट 2। निम्नलिखित सूची 1 की प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान सूची 2 की सबसे निकट से जुड़ी प्रविष्टि से कीजिए। यहाँ पर जो है मिलान करना है, सही मिलान करना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से, अब फिर से देखो मिलान वाला। अब देखो धान 15, यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण की महत्वपूर्ण अवधि दी गई है ना। खरपतवार नियंत्रण की क्या दी गई है बच्चों, महत्वपूर्ण अवधि। धान में देखो 15 से 45, गेहूं में 30 से 45, ग्राउंडनट में 30 से 50, शुगर केन गन्ना में 30 से 50। अब देखो भाई यहां पर देखो शुगर केन तो सही है, गन्ना में जो खरपतवार नियंत्रण की अवधि होती है वो 30 से 120 दिन डे आफ्टर सोइंग होती है, मतलब बुआई के 30 से 120 दिन बाद। यहां पर आपका धान वाला जो है पहले की बात करें तो ये भी सही है 15 से 45, है ना, और आपका ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ाओ भैया, आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले बुरा मान जाएंगे फिर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4। अब भाई हम कहाँ जाएं, हिंदी में पढ़ाएं तो इंग्लिश वाले बुरा मानते हैं, इंग्लिश में पढ़ाओ तो हिंदी मीडियम वाले बुरा मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। IW इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बीड कंट्रोल मेथड एट हाई इनपुट लेवल। IWM उच्च इनपुट स्तरों पर 2 खरपतवार नियंत्रण विधियों का संयोजन है। इट शिफ्ट द क्रॉप बीड कॉम्पिटिशन इन फेवर ऑफ वीड, इससे फसल खरपतवार प्रतियोगिता खरपतवार के पक्ष में स्थानांतरित हो जाती है। तीसरा है इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी फील्ड, यह उच्च फसल सघनता वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा है IWM अप्रोच गिव्स अ लोअर नेट रिटर्न, IWM दृष्टिकोण कम शुद्ध प्रतिफल देता है। तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, कौन सा होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो यहाँ पर सभी गलत हैं, सभी गलत हैं,
सभी गलत हैं, सही नहीं है भैया, सभी गलत है। देखो कह रहा है कि उच्च इनपुट स्तरों पर 2 खरपतवार नियंत्रण विधियों का सहयोग नहीं है भैया। इससे फसल खरपतवार प्रतियोगिता खरपतवार के पक्ष में जाएगा, नहीं जाएगा भाई। यह उच्च फसल सघनता वाले क्षेत्रों में उपयुक्त नहीं है भैया, उपयुक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है। ये IWN दृष्टिकोण कम शुद्ध प्रतिफल देता है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, अधिक शुद्ध प्रति, ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। भैया आज के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, हमने सेट उठा तो लिया है ना, सेट उठा तो लिया, लेकिन क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग ऑलवेज डिफर्स फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वाणिज्यिक खेती हमेशा निर्वाह खेती से भिन्न होती है। फसलों का चयन, आधुनिक कृषि इनपुट का उपयोग, फार्म साइज के आकार में, या फिर कहें सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस इन द मार्केट, बाजार में कृषि उपज की बिक्री। तो नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनना है यहाँ पर, तो राइट आंसर होता है तो 2, 3, 4 सही है, बाकी पहला वाला गलत है। 2, 3, 4 यहाँ पर जो सही है। भिन्न कैसे है आपका, यूज ऑफ आधुनिक कृषि इनपुट का प्रयोग आपका वाणिज्यिक खेती में होता है, निर्वाह खेती में नहीं होता। खेती का आकार वाणिज्यिक खेतों में बड़ा होता है, इनमें छोटा होता है, ठीक है। फसलों का चयन नहीं है भैया, यहाँ पर जो है आपका जो है सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस इन द मार्केट, बाजार में कृषि उपज की बिक्री जो है एक है अधिक होती है वाणिज्यिक में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी 2, 3, 4 सही आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग इंद्रेश राज जी। अगला क्वेश्चन, अंडर द विच ट्रेडमार्क इज द मिल्क प्रोडक्ट ट्रेडेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादों का व्यापार किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है, मदर, अमूल, सुधा या पराग। उत्तर प्रदेश में किसके लिए किया जाता है, पराग। किससे, दुग्ध उत्पादों का व्यापार किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है भैया, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप नहीं होगा, ठीक है। यहां पर ऑप्शन सी 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब जैसे मान के चलो धान आप उगा रहे हो, धान आप उगा रहे हो, उसी को जो है छोटा फार्मर उगा रहा है, उसी को बड़ा फार्मर उगा रहा है। अब वो एक उगा रहा है वाणिज्यिक आधुनिक खेती को लेकर, एक कर रहा है नॉर्मली, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप थोड़ा सा डिफर करेगा। अगला क्वेश्चन, डैमेज इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च ऑन। फसल क्षति बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था 12 फरवरी 2015 को, 18 फरवरी 2016, 27 फरवरी 2012 या 9 फरवरी 2011। जल्दी से बताओ कब लॉन्च किया गया था, तो भैया 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूपी फॉरेस्ट। उत्तर प्रदेश वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट इज 14,805.65 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 6.15% ऑफ PF द स्टेट्स जियोग्राफिकल एरिया। राज्य में वन आवरण 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट हैज डिक्रीज आपका जो है 126.65 स्क्वायर किलोमीटर एज अ कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट रिपोर्टेड इन ISFR 2070। ISFR 2017 में रिपोर्ट किए गए पिछले आकलन की तुलना में राज्य में वन क्षेत्र 126.65 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। अब भैया यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट, यहाँ पर सही चुनना है, केवल एक, केवल दो, के दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाता है केवल एक सही है, केवल एक सही है, यहाँ पर केवल एक सही है, ठीक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, केवल एक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उत्तर प्रदेश इरिगेशन। उत्तर प्रदेश सिंचाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन द लोअर पोर्शन ऑफ गंगा यमुना डोब इरिगेशन फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय बीवर ऑफ अपर गंगा कैनाल सिस्टम एंड कानपुर वाटर ब्रांच। गंगा यमुना दुआओं के निचले हिस्से में ऊपरी गंगा नहर प्रणाली और कानपुर जल शाखा के बीच बीवर द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है।
जा रही है। ठीक, दूसरा पॉइंट है scarcity of water occurred in lower portion of upper Ganga canal system, so to solve the problem of scarcity of water a way has been constructed which is later on changed to barrage। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली के निचले हिस्से में पानी की कमी हो गई है, इसलिए इसलिए पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए एक मेड़ का निर्माण किया गया है जो बाद में बैराज में बदल गया। यहाँ पर जो है सही विकल्प चुनना है, आपने देखो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो सही बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो यहाँ पर कि 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट मिनट, एक कॉल आ जाता ना, एरोप्लेन मोड पे डालना पड़ेगा आपसे, एरोप्लेन मोड पे डालना पड़ेगा आपसे, कॉल की वजह से डिस्टर्ब हो जाता, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी 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 बच्चों मैं ध्यान नहीं दे पाया। सॉरी ध्यान नहीं दे पाया, वो किसी ने कॉल कर दिया ना, इस वजह से वो हो गया। फिर से हो गया, 1 मिनट रुकना बच्चों, फिर से क्यों हो गया, आगे स्क्रीन, स्टीविंग तो सही चल रही है ना, अब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 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 शुरू करते हैं। यहाँ पर बूथ ए और 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, As per the Economic Survey 2020-21, consider the following statement with respect to the regional distribution of agriculture credit in India। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साउदर्न रीजन शो द हाईएस्ट शेयर इन टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट। दक्षिणी क्षेत्र कुल कृषि ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी दिखाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एनईआर शो द लोएस्ट शेयर इन एग्रीकल्चर क्रेडिट ड्यू टू लो कल्टीवेटर एरिया। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कम कृषि योग्य जो है क्षेत्र के कारण कृषि में सबसे कम हिस्सा है। तो यहाँ पर कौन सा सही कथन है ये हमें बताना है, सही कथन यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर दोनों सही है, यहाँ पर दोनों सही हैं, दोनों ही सही बता रहे हैं कि साउथ इंडिया में ज़्यादा लिया हुआ क्योंकि वहाँ पर कल्टीवेटेड लैंड है, यहाँ पर कल्टीवेटेड लैंड नहीं है ना। क्लास नहीं चल रही है क्या, 1 मिनट रुकिए, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है ना। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा है मेरे में, तो मैंने पूछा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की ओर, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ गए, वो हमारी बाय मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये सेट पेपर में लेंदी क्वेश्चन थे। हाउ मच फाइनेंशियल द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड टू ईच मार्केट अंडर ई नेम। केंद्र सरकार ई नेम के तहत प्रत्येक बाजार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 10 लाख, 20 लाख, 75 लाख या 50 लाख। कितनी वित्तीय सहायता देती है, तो 75 लाख की वित्तीय सहायता देती है। कितनी देती है बच्चों, 75 लाख की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराती है ना। कितनी, 75 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान कराती है। ठीक है, कितनी, 75 लाख की जो है
वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तर प्रदेश अप्रोक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उत्तर प्रदेश में राज्य की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? 59.3%, 50.9%, 44.8% या 30.2%। कितने परसेंट जनसंख्या लगी हुई है बच्चों? तो आपकी कितनी लगी हुई है? आपकी 59.3% जो जनसंख्या है यूपी की, वो किस में लगी है? कृषि में लगी है, खेती में लगी हुई है ना, खेती में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा, मेरठ, बरेली या फिर कहें लखनऊ? तो भैया इज्जत नगर, बरेली। इज्जत नगर कहां पर है? बरेली में है। इज्जत नगर बरेली में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है टिटिकल कंसाइड द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ द टिटिकल। टिटिकल के संबंध निम्न में से कौन पर विचार कीजिए? दे ईल्ड बेटर देन व्हीट, वे गेहूं की तुलना में बेहतर उपज देते हैं। प्लम्प कर्नल है, मोटा दाना है भैया। हाई सस्केबिलिटी टू अर्गट एंड लॉजिंग, उन्मूलन और रहने की उच्च संवेदनशीलता है। फर्स्ट व्हीट एंड रे अकर्ड इन अफ्रीका, पहला गेहूं और राई का क्रॉस अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो 1 और 2, पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है ना। मैनमेड सीरियल थी आपकी टिटिकल, जो कि आपकी व्हीट और रे का क्रॉस थी। अगला क्वेश्चन, द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, पादप प्रजनन की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स बिल्ड रिलेटिव, फसल और उसके जंगली किस्मों में वांछनीय जीन की उपलब्धता। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचना। ट्रेंड, मैन पावर, प्रशिक्षित जनशक्ति। ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम अनरिलेटेड सोर्स, असंबंधित स्रोतों से जीन का स्थानांतरण। क्या है भैया प्लांट ब्रीडिंग में सबसे बड़ी समस्या? तो भैया सबसे फसल और उसके जंगली किस्मों में वांछनीय जीन की उपलब्धता, पहला वाला जो है राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि है। इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन या वेरिएशन ब्रीडिंग या फिर कहें सिलेक्शन। सबसे तेज विधि कौन सी है पादप प्रजनन की? तो भैया म्यूटेशन, उत्परिवर्तन प्रजनन सबसे तेज विधि कही जाती है किसकी? आपकी प्लांट ब्रीडिंग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, 17वां प्रश्न देखिए, एनिमल हजबेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम के उदाहरण हैं। रिवर्स एवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन या कृत्रिम चयन, म्यूटेशन उत्परिवर्तन या नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन। राइट आंसर बताइए यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाता है बच्चों आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कृत्रिम चयन। एनिमल हजबेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग किसके? आर्टिफिशियल सिलेक्शन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, पादप प्रजनन तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइब्रिड्स, संकरों का चयन और परीक्षण। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जनकों का चयन। कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज का संग्रह। क्रॉसिंग ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट, चयनित जनकों का संकरण। टेस्टिंग एंड रिलीजिंग ऑफ न्यू कल्टीवेट, नई किस्मों का परीक्षण और मोचन। तो यहाँ पर सही चरण यहाँ पर बताना है, करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बताना है हमें। तो करेक्ट सीक्वेंस की बात करें बच्चों, करेक्ट सीक्वेंस की बात करते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस में आपका आ जाता है, सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कलेक्शन करोगे जर्म प्लाज्म का, है ना। पहला स्टेप क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म सॉरी कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म का संग्रह। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा? जनकों का चयन। तीसरा स्टेप क्या होगा आपका? जो होगा क्रॉसिंग ऑफ सिलेक्शन पेरेंट, चयनित जनकों का जो है क्रॉस कराओगे आप। चौथा स्टेप क्या होगा? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइब्रिड, संकरों का चयन और परीक्षण करेंगे। और पांचवा स्टेप हो जाएगा टेस्टिंग एंड रिलीजिंग ऑफ न्यू कल्टीवर। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1 ऑप्शन बी, 3 2 4 1।
1.5। अगला क्वेश्चन, Since 1997 and 98, which statement is correct regarding minimum support price? 1997-98 के बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? MSP इक्वल टू C2 कॉस्ट अपॉन में लागत, MSP इज ग्रेटर देन C2 कॉस्ट अपॉन में लागत, MSP इज लेस देन C2 कॉस्ट अपॉन में लागत, MSP इंडिपेंडेंट C2 कॉस्ट, MSP C2 लागत के लिए स्वतंत्र है। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 19 का। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर की बात करें, सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका MSP हमेशा अधिक होता है C2 कॉस्ट अपॉन में लागत से या लागत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी C2 कॉस्ट से, यहाँ लागत का मतलब C2 कॉस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैच द लिस्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रूम कूलिंग कमरे का शीतलन, टोमेटो, फोर्स्ड कूलिंग कृत्रिम शीतलन, आइस कूल्ड, वैक्यूम निर्वात। बताइए यहाँ पर सही सम्मेलन करना है, सब सही सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, इनको मिलाना है, 20वें क्वेश्चन को मिलाना है। मिलाइए, चलिए जल्दी से मिलाइए। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो देखिए रूम कूलिंग किस लिए जरूरी होती है आपकी? पोटैटो, कमरे पे आप नॉर्मली कमरे के तापमान पे हम रख देते हैं। ठीक है, फोर्स कूलिंग कृत्रिम शीतलन किसको देना पड़ता है? हमें टमाटर को देना पड़ता है। ठीक है, कृत्रिम शीतलन किसे देते हैं? टमाटर को। और आपका वर्षा शीतलन कॉलीफ्लावर को दिया जाता है। ठीक है, कॉलीफ्लावर को, सॉरी कैरेट को देंगे, सॉरी बच्चों, कैरेट को। आइस बर्फ द्वारा जो है, बर्फ द्वारा शीतलन किसको देंगे हम? कैरेट को। और वैक्यूम जो है कॉलीफ्लावर को दिया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखते हैं तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 1 का 3, 2 का 1 एंड 3 का 2 एंड 4 का 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1, प्लांटेशन फार्मिंग हैज मोस्टली बीन प्रैक्टिस्ड इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। बागान खेती ज्यादातर आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। स्टेटमेंट 2 है, द सॉइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इज हाईली फर्टाइल। आर्द्र उष्णकटिबंधीय की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन ए, बूथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बूथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, कथन 1 और 2 असत्य हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड व्हाट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। भैया यहाँ पर 21 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो बात करें बच्चों यहाँ पर राइट आंसर की, तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो तो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत, सही दूसरा गलत, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, in which year the price stabilization fund was constituted to provide financial relief to small grower of coffee, tea, rubber and tobacco। कॉफी, चाय, रबर और तंबाकू के छोटे उत्पादकों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए मूल स्थिरीकरण कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भैया ये किया गया था आपका 2003 में। किस वर्ष किया गया था? 2003 में। आज थोड़े से बड़े और लेंदी और अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इज द लार्जेस्ट हब ऑफ शुगरकेन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। भैया चावल का नहीं है, लेकिन पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाता है? पहले दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, किन्नो इज अ क्रॉस बिटवीन। किन्नो निम्नलिखित में से के बीच संकरण है। किंग मंदाइन, बिल्लो लीफ और आपका किंग मंदाइन, रंगपुर लाइम और करना खट्टा और रंगपुर लाइम और स्वीट ऑरेंज। तो भैया ये किसके? किंग मंदारिन और विल्लो लीफ के बीच क्रॉस है। किंग मंदारिन और विल्लो लीफ के बीच क्रॉस है। ठीक है, 24 का ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25,
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 25 ये भी थोड़ा सा लेंदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग शुगरकेन और शुगरकेन कल्टीवेशन, गन्ना उगाने या गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श जलवायु स्थितियों आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए मॉडरेट टेम्परेट रेनफॉल एंड प्लेंटी ऑफ सनलाइट, मध्यम तापमान, वर्षा और सूर्य प्रकाश की प्रचुर मात्रा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ अ टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री सी एंड एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, 21 से 27 डिग्री से तापमान के साथ गर्म आर्द्र जलवायु और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा, हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उच्च तापमान भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु, कोल्ड क्लाइमेट है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, ठंडी जलवायु और सुवितरित उच्च वर्षा। बताइए राइट आंसर। गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त कौन सा है? गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त कंडीशन कौन सी है? तो ऑप्शन बी भैया, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेचर 21 से आपका 27 डिग्री से 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 26, access to clean and adequate water source is a major problem the world is facing today. Choose the method from the following for conservation of water. स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंच आज दुनिया की एक बड़ी समस्या है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। प्रॉपरली लाइन इरिगेशन कैनाल, उचित रूप से पंक्ति और सिंचाई करने वाली नहरें, यूज ऑफ स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और ड्रिप या टपकन विधि की जो है सिंचाई की उपयोग करना, ड्रेनेज या फिर कहें डिगिंग डीप वेल्स। देखिए ऑप्शन देखो, दूसरा वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट है, या वाटर हार्वेस्टिंग, और चौथा वाला तो यहाँ पर देखो राइट आंसर की बात करें तो क्या चुनना चाहिए वाटर या फिर कहें कंजर्वेशन के लिए? तो हमें 1, 2, 4 दूसरा वाला और आपका फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला करेक्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन, ये थोड़े से कथन वाले आ गए हैं, है ना। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा लेंदी हो गया है पेपर, कथन आ गए हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब से मैं कोशिश करूंगा कि पीपीटी के फॉर्म में आपका जो है इसको करवाऊं, पीपीटी में करवाऊं सेट को, वो अच्छा रहेगा। हर एक सेट पेपर को पीपीटी फॉर्म में कराऊंगा तो थोड़ा सा ये जो लेंदी हो जाते हैं ना, इससे बच जाएंगे अपन, है ना। इससे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, ये लेंदी हो जाते पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, स्टेटमेंट ए, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ 100 kg इज 100 into 60 centimeter into 30 centimeter and it can store around 93 kg of paddy and 75 of kg of wheat। कथन ए दिया हुआ है कि 100 किलोग्राम का मानक आकार 100 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर और इसमें लगभग 93 किलोग्राम धान और 75 किलोग्राम गेहूं भंडारण किया जा सकता है। स्टेटमेंट बी दिया है, कोठार टाइप स्टोरेज स्ट्रक्चर हैज कैपेसिटी वेरिंग बिटवीन 9 to 35 टन। कोठार प्रकार की भंडारण संरचना की क्षमता 9 से 35 टन होती। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर सही जो है स्टेटमेंट हमें चुनना है। तो स्टेटमेंट ए दिया हुआ है, ए और बी सही है, बी और सी दो, ए और बी गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है, बी सही है और ए गलत है। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, कि भैया ऑप्शन जो बी है वो तो स्टेटमेंट बी या कथन बी तो वो तो सही है, लेकिन आपका कथन ए गलत है। कथन बी सही है, कथन ए गलत है। अगला क्वेश्चन, कुफरी पुखराज कुफरी शीतमान कुफरी अलंकार आर द वेराइटी ऑफ कुफरी पुखराज कुफरी शीतमान कुफरी अलंकार किस्म है? तो भैया आलू की। कुफरी लग जाए तो आलू की किस्म है क्या? किसकी किस्म है? आलू की। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो? निम्नलिखित में से कौन सी आम की जो है संकर किस्म नहीं है? सतना, हिमसागर, नीलफॉन्सो या अंबिका। नीलफॉन्सो या अंबिका कौन सी संकर किस्म नहीं है भैया? तो आपकी हिमसागर संकर किस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ZBNF के जो कथन दिए गए उन पर विचार करने को बोला है। तो पहला कथन भैया, इट इज अ फार्मिंग
practice that believes in the natural growth of crop with the help of fertilizer and pesticide। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जो उर्वरकों और कीटनाशकों की मदद से फसल की प्रकृति वृद्धि में विश्वास करती है। इट इज वाटर एफिशिएंट बट रिक्वायर मोर टिलेज। यह जल कुशल है लेकिन इसके लिए अधिक जुताई की आवश्यकता होती है। सुभाष पालेकर कंसिडर्ड द फादर ऑफ ZVNF, जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कहे जाते हैं भैया। कौन? सुभाष पालेकर। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो केवल 3 सही है, केवल 3 कि सुभाष पालेकर इसके जनक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है गलत चुनना है। बर्मी कंपोस्ट अर्थबम सही है, फार्म कंपोस्ट फार्म वेस्ट सही है, फार्म यार्ड मैन्योर कैटल डंग यूरिन लिटर सही है, सॉरी फार्म क्षेत्र की खाद गोबर FIM गोबर मूत्र कूड़े से, ग्रीन मैन्योर केमिकल कंपाउंड ये गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। गलत चुनना था ना तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 को सूची, झुम फार्मिंग झुम खेती, अ टिन ऑफ सीड इज ग्रोन ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड। बीजों के एक टिन भूमि के एक भूखंड पर उगाया जाता है। भैया ये तो नहीं है भैया, झुम खेती मैच ही नहीं कर रहा भैया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉटरी फार्मिंग है, इंडिजीनियस फार्मिंग है, स्वदेशी खेती, मॉडर्न फार्मिंग है। तो भैया यहाँ पर देखो, अब देखो फसल कीटों हम हिंदी में करवा रहे हैं, इंग्लिश में देखो ज्यादा वो नहीं। फसलें कीटों से आसानी से प्रभावित होती है और बाजार से उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। मौजूदा जंगल को साफ करके, भैया तो पहले वाला है क्या, तो एक का तो ये मिल गया भैया, झुम खेती का तीसरा मिल गया, ठीक है, दिया जाता है। और राख को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है। फिर देखो, द काउ डंग एंड कैटल डंग यूज्ड ऑन द फील्ड इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। खेत में इस्तेमाल किए जाने वाला गाय का गोबर और गोबर खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो भैया ये इंडी स्वदेशी फार्मिंग हो जाएगी, है ना। लॉटरी फार्मिंग, अब देखो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखो आपका जो है ये आपका जो है तीसरा मिल गया आपको। देखिए झुम खेती यहां पर देखो मिल रहा है ये, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले का 3, दूसरे का 1 और सी का 4, डी का 2। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को देख लेना फिर आंसर को देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल रिप्लेसमेंट मेथड, सॉरी निम्न कौन सी मृदा पुनः पूर्ति विधि है। कृमि खाद, फसल चक्र, फलीदार पौधों की खेती आदि, उपरोक्त सभी। तो भैया सभी है। पुनर्पूर्ति मतलब द्वारा से फर्टिलाइजर या फिर कहें खाद की पूर्ति। अगला क्वेश्चन, मैं हिंदी में कराए दे रहा हूं, इंग्लिश में नहीं करा रहा, ठीक है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, टाइम जाएगा ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। मिलेट, कॉफी, केस्यू, काजू, रबड़। सही, सॉरी नहीं है, तो बाजरा नहीं है, बाकी कॉफी, रबर और काजू कैसे हैं आपके, मिलेट। सॉरी एक तो वृक्षारोपण है, प्लांटेशन क्रॉप है। अगला क्वेश्चन, असर्शन 1, कंजर्विंग अवर सॉयल रिसोर्स इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। अभिकथन पहला है, हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। सॉइल इज होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन्स मिनरल्स। मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का घर है और इसमें खनिज होते हैं। देखिए इनका जो है कथन दिए गए हैं, इनका देखिए सही कूट चुनना है। ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों कथन ए और आर सही है और आर ए का सही व्याख्याकरण है, ठीक है। यहां पर जो राइटर देखो ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, ए की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन कोई एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट और आपका अमोनियम क्लोराइड। अब देखो यूरिया को तो आप अभी हाल बता दोगे कि भैया नाइट्रोजन कितना होगा 46%, डीएपी में बता दोगे 18% नाइट्रोजन होगा, है ना। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड का बताओ जल्दी से। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड का जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। तो अमोनियम सल्फेट में 24% नाइट्रोजन होता है, जबकि अमोनियम क्लोराइड में कितना 20%। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही तो मिल रहा है, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, दूसरे चौथे का 1, ठीक। ऑप्शन
जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following soil conservation method is generally implemented in the coastal and dry regions? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? समोच्च जुताई, सीढ़ीदार खेती, पलवार, मल्चिंग, आश्रय पट्टी, शेल्टर बेल्ट। मृदा संरक्षण तटीय और शुष्क क्षेत्रों में बताओ जल्दी से कौन सी अपनाई जाती है भैया? तो आपकी शेल्टर। और भैया शुष्क क्षेत्र है, हवाओं से मृदा कटाव होगा, वायु अपरदन होगा, वायु अपरदन को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट लगाते हैं शुष्क क्षेत्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। आज थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है। वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वाटर फिल्म अराउंड ऑल द सॉइल पार्टिकल विच फोर्स होल्ड वाटर टू द सॉइल पार्टिकल। मृदा में जल मृदा कणों के चारों ओर जल की झिल्लियों और समग्र के रूप में रहता है। कौन सा बल मृदा कणों में जल को रोके रखता है? गुरुत्व बल, पादप जड़ों का चूषण बल, सक्शन फोर्स ऑफ प्लांट रूट्स, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर फिल्म या ऑस्मोटिक फोर्स, परासरणीय बल। कौन सा फोर्स जो है रोकता है? तो भैया कौन सा रोकता है? द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर फिल्म, जल झिल्ली का पृष्ठीय तनाव। जल झिल्ली का पृष्ठीय तनाव क्या करता है? रोकता है। जल झिल्ली का पृष्ठीय तनाव रोकने का काम करता है। ठीक है, जल झिल्ली का पृष्ठीय तनाव यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? जल झिल्ली का पृष्ठीय तनाव। जल झिल्ली का पृष्ठीय तनाव राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, एज पर द ISSS सॉइल क्लासिफिकेशन द डायमीटर ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स शुड बी। ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली की मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास mm में होना चाहिए। 0.2 से 0.02, 0.02 से 0.002, 2.0 से 0.2 या लेस देन 0.002। कितना होना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पर होना चाहिए 0.02 से 0.002। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है। देखो, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। निम्नलिखित को पढ़ें और मृदा संरक्षण में सही तरीके को चयन करें। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, पलवार, समुच्च रोधिकाएं, रक्षक मेखलाएं या फिर कहें शेल्टर बेल्ट। तो भैया केवल इसको छोड़कर, एक को छोड़कर 2, 3, 4 सही होंगे। तो 2, 3, 4 किस में सही मिल रहे हैं हमें? ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 है, इन विंड इरोजन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पार्टिकल दैट आर मूव्ड बाय बाउंसेस। हवा के कटाव में कणों का व्यास क्या होता है जो सॉल्टेशन के द्वारा स्थानांतरण हो जाता है? ऑप्शन ए 0.1 से 0.5 mm, 0.5 से 1 mm, 1 से 2 mm, लेस देन 0.5 mm। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो 0.1 से 0.5 mm, 0.1 से 0.5 mm जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, which soil is formed due to the leaching of bases and silica in area receiving high rainfall with alternating wet and dry spells। कौन सी मिट्टी बारी बारी से आधो शुष्क अवधियों के साथ उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षार और सिलिका के निक्षालन के कारण बनती है? कौन सी मृदा बनती है बच्चों? कौन सी मृदा बनती है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट, बी रेड सॉइल, एलुवियल या लेटराइट सॉइल। तो भैया कौन सी? लेटराइजेशन की प्रक्रिया जिसमें सिलिका नीचे की ओर चली जाती है, सिलिका का क्या हो जाता है? लीचिंग हो जाती है। सिलिका की क्या हो जाती है? लीचिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है।
कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट ऑप्टेन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सब सॉइल, इसमें अक्सर बड़ी मात्रा उपमृदा होती है। द सॉइल पीएच इज द रेंज 5.5 to 6, मिट्टी का पीएच 5.5 से 6 होता है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों में क्या होती है, भरपूर होती है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, इसमें एक अच्छी मृदा संरचना होती है जिसके परिणाम स्वरूप मृदा अच्छी तरह से शुष्क होती है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? स्टेटमेंट अच्छे से देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ अच्छे से पढ़ लीजिए, सही स्टेटमेंट क्या होगा। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें बच्चों, तो यहां पर जो सही स्टेटमेंट हो जाता है वो 1 और 2 दोनों है। ऑप्शन ए राइट, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न इज नोन एज, मिट्टी के प्राथमिक कणों और उनके समुच्चयों को कुछ निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? मिट्टी की संरचना, मिट्टी की बनावट, मिट्टी का प्रकार, या मिट्टी की बस्ती या कॉलोनी, क्या कहेंगे भैया? तो उसे हम कहते हैं आपका सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा की संरचना, मिट्टी की संरचना कहेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर कहेंगे। अगला क्वेश्चन, What is the aim of national project on aquifer management, जल भृत प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू मैप द मैनेज ऑल एक्वाफर सिस्टम इन इंडिया, भारत में सभी जल भृत सिस्टम का नक्शा और प्रबंधन करना। टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर सोर्स एंड इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर बाय इन्वॉल्विंग पीपल एट लोकल लेवल, भूजल स्रोतों को रिचार्ज करना और स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करके पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना। रिकॉग्नाइजिंग राइट टू वाटर फॉर लाइफ, जीवन के लिए पानी के अधिकार को पहचानना। टू मूव ग्राउंड वाटर फ्रॉम ईजमेंट एक्ट एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्स टू अ कॉमन पूल रिसोर्स, एक निजी संपत्ति संसाधन के रूप में कॉमन पूल संसाधनों से भूजल को स्थानांतरित करने के लिए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है टू मैप एंड मैनेज ऑल एक्वाफर सिस्टम इन इंडिया, सभी एक्वाफर सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो है एक्वाफर, इस इंस्टीट्यूट का स्थापना की गई थी, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, अन एक्वाफर विच इज कन्फाइंड बिटवीन टू impervious beds such as aquaclude having water held at a pressure greater than atmospheric pressure is known as, एक जलवाही स्तर जो दो अप्रवेश परतों के बीच सीमित होता है, जैसे कि जलरोधी स्तर जो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर जल धारण करता है, क्या कहलाता है? पर्च एक्वाफर, दूर स्थित जलवाही स्तर, आर्टिसियन एक्वाफर, उत्स्रोत जलवाही स्तर, फेरेटिक एक्वाफर, अधोभौम जलवाही स्तर, या वाटर टेबल एक्वाफर, क्या कहेंगे उसे? तो उसे हम कहेंगे आपका आर्टिसियन, या फिर कहें कृत्रिम या उत्सुत जलवाही स्तर, आर्टिसियन एक्वाफर। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ यूपी एम टू एरेडिकेट फुट एंड माउथ डिजीज अमोंग एनिमल बाय विच ईयर, जानवरों में पदार्थ या फिर कहें फुट एंड माउथ डिजीज आपका जो है एक कहें खुरपका मुंहपका रोग को किस वर्ष तक समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है? 2030, 2024, 2022 या 2023 तक। कब तक जो है इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज को उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक इसे उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, A watershed is changed from rural to urban category over a period of time due to the development process. The effect of urbanization on storm runoff, hydrograph of such watershed. विकास प्रक्रिया के कारण समय के साथ एक संबर ग्रामीण से शहरी श्रेणी में बदल जाता है। ऐसे जल संबर के तूफान अफवाह जलालेख पर शहरीकरण का प्रभाव क्या होगा? डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, अफवाह की मात्रा को कम करेगा, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। इंक्रीज द टाइम ऑफ पीक डिस्चार्ज, चरम निस्सरण के समय में वृद्धि करना। डिक्रीज द टाइम बेस, समय अवधि को कम करता है। डिक्रीज द पीक डिस्चार्ज, चरम निस्सरण को कम करता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाता है डिक्रीज द टाइम बेस, समय अवधि को कम करता है। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग द वाटर सेट मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन या फिर कहें वाटर सेट प्रबंधन के संदर्भ में सही है। कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, भूमिगत जल एवं सतही जल का संरक्षण कैन बी हैंडल्ड एट द अन इंडिविजुअल लेवल, इसे व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट ऑल अलोकेशन ऑफ फंड इन नीडेड टू प्लान, योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण। और आपका जो है फोर्थ वाला है, सॉरी यहाँ पर फोर्थ होगा, डी नहीं होगा, फार्मिंग ऑफ वाटर सेट पॉलिसी फॉर कंजर्विंग वाटर, जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन। तो बात करें बच्चों यहाँ पर राइट आंसर की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1, 3, 4। आपका पहला, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है ये सही है, चौथा जो कथन है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, नेम द स्कीम which provide an institutional mechanism for coordination and management of the agriculture extension system in the district। उस योजना का नाम बताइए जो जिले में कृषि विस्तार प्रणाली के समन्वय और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। तो भैया वो है आत्मा। कौन सा भैया? आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रोग्राम, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 51, is meant to bridge the gap between developed and research institute and adoption at the field level। अनुसंधान संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकी और क्षेत्र स्तर पर अपनाने के बीच की खाई को, या फिर कहें बीच के जो एक कहें कि ब्रिज या फिर कहें पुल को क्या कहा जाता है? SAU, KVK, ICR आत्मा। तो भैया ICR है। कौन है बच्चों? ICAR। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which of the following practices of the demonstration is used to compare two technology old and new। प्रदर्शन की निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग दो प्रौद्योगिकियों अर्थात पुरानी और नई की तुलना में करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है भैया? आपका जो है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का, मेथड का, फील्ड विजिट या मास कम्युनिकेशन मेथड, जन संचार विधि का किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो यहाँ पर किया जाता है आपका रिजल्ट। आप पुराना परिणाम दिखाओगे, नया परिणाम दिखाओगे? पुराना परिणाम दिखाओगे। मैं वही करूंगा क्योंकि अब जो है बोर्ड का बैकग्राउंड तो जैसे PDF है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको PPT से कराएंगे। अगला क्वेश्चन, which of the following program aim at enhancing the farmer scientist interface for technology development and application। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसान और वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ाना है? फार्मर फर्स्ट, आर्या का, IRDP, DPAP। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा फार्मर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन, which of the following is the sub mission of the national mission of on agriculture extension and technology NMAET। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन का उप मिशन है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सीड एंड प्लांटेशन, मटेरियल, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उपरोक्त सभी। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो सभी हैं ये आपके। कृषि विस्तार, बीज और रोपण, कृषि मशीनरी, सभी जो है किसके जो है आपके कंपोनेंट है, उप मिशन है राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। निम्नलिखित फसल बीमा योजनाओं को उनके शुरू किए जाने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यापक फसल बीमा योजना, कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, आपका मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको हमें सही क्रम में जो है इसे बनाना है, सही क्रम में इसे हमें बनाना है। तो सही क्रम में देखिए, सबसे पहले जो आई थी वह कौन सी आई थी? देखो, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो सबसे लास्ट में आई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है सबसे लास्ट में आई थी। ठीक है, तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो भैया इसका क्रोनोलॉजिकल बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई, फिर आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, फिर आपका मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, फिर आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन
ए राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो है सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, कृषि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कृषि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कृषि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चलिए देखते हैं कौन है कृषि अर्थशास्त्र के जनक। कृषि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, मेसन वॉ, पित्रो डी स्क्रेसेंजी या हेनरी चार्ल्स टेलर? बताइए राइट आंसर क्या है। तो भैया हेनरी चार्ल्स टेलर को आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या कृषि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, इज द स्टडी ऑफ फाइनेंसिंग एंड लिक्विडिटी सर्विस क्रेडिट प्रोवाइड टू फार्म बोरोवर, कृषि उधारकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण और तरलता सेवाओं का अध्ययन है माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त, एग्रीकल्चर फाइनेंस, कृषि वित्त या मैक्रो फाइनेंस, मैक्रो फाइनेंस या फिर कहें आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स? क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इसे? तो राइट आंसर की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस, कृषि वित्त कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों से? कृषि वित्त कहेंगे। क्या कहेंगे? कृषि वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, सीम फॉर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज लॉन्च ऑन, एकीकृत कृषि विपणन योजना कब शुरू हुई थी? 31 अक्टूबर 2018 को, 1 अप्रैल 2018, 21 मई 2017 या 1 अप्रैल 2014 को? कब शुरू हुई थी? तो भैया ये शुरू हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2014 को। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following seem established economic models for youth in the village to attract them to pursue agriculture? निम्नलिखित में से कौन सी योजना गांवों में युवाओं को कृषि के लिए आकर्षित करने हेतु आर्थिक मॉडल स्थापित करती? ISAM, FFS, आर्या या CMSGUY? तो राइट आंसर की बात करें बच्चों तो यहां पर आर्या योजना। कौन सी? आर्या। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेंसस सीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ, कृषि जनगणना योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1971, 72, 1970, 71, 1972, 73, 1973, 74 में? कब शुरू हुई थी बच्चों? तो ये 1970, 71 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1970, 71, 1970, 71 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटब्रीडिंग, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रजनन का उदाहरण? क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग या ग्रेडिंग अप? आउट ब्रीडिंग का उदाहरण तो भैया आपका जो है, सॉरी कौन, बाह्य प्रजनन का उदाहरण है तो यहां पर बताइए क्रॉस ब्रीडिंग है, ठीक है, लाइन ब्रीडिंग है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर ऑप्शन चुनिए, तो भैया यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल 1 और 4, 1 और 4 लाइन ब्रीडिंग के उदाहरण है। कौन से हैं? 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 4, 1 और 4 में कौन आ जाता है आपका? क्रॉस ब्रीडिंग और ग्रेडिंग अप। कैसे हैं आपके जो है बाह्य प्रजनन के उदाहरण है, बाह्य प्रजनन के उदाहरण है, आउट ब्रीडिंग के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 60, लिस्ट 1, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखो पशु दिया गया, मध चक्र दिया गया, देखिए मवेशी का, कैमल, ऊंट का, गोट का, भेड़ का। बताइए मध चक्र को यहाँ पर मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? सूची को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, मिलाइए। 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कैटल का देखो हमें पता है 21 दिन का होता है, ठीक है, ऊंट का कितना होता है? 10 दिन का होता है, ठीक है, बकरी का कितना होता है? 15 से 18 दिन का, भेड़ का आपका जो होता है 20 दिन का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 63, व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ फॉर इंसेमिनेशन इन काउ, मवेशियों में वीर्य सेचन का सबसे अच्छा समय क्या है? प्रोस्ट्रम, मिड एस्ट्रम या मिड एस्ट्रम, मेटाओस्ट्रम या मेटाएस्ट्रम या डायस्ट्रम? कौन सा समय जो है सबसे अच्छा है वीर्य सेचन के लिए? तो भैया राइट आंसर हो जाता है आपका प्रोएस्ट्रम। प्रोएस्ट्रम जो है सबसे अच्छा समय होता है। कौन सा समय बच्चों? प्रोएस्ट्रम। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट आंसर, सॉरी केवल प्रोएस्ट्रम होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट बाय अर्थवॉर्म इज कॉल्ड, केचु द्वारा जैव निम्नीकरण मृदा अपशिष्ट के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कर लेते हैं? लैंडफिल, जल भराव, देखिए लैंडफिल ऑफ
पहला है। दूसरा है शेडिंग, खाद, कंपोस्टिंग, बर्मी कंपोस्ट। क्या कहोगे भैया इसे, क्या कहोगे? तो इसे बच्चों हम कहते हैं बर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब भैया बर्मी कंपोस्ट, बर्मी का यूज कर रहे हैं, केचुआ का यूज कर रहे हैं, तो इसे बर्मी कंपोस्ट कहेंगे। इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अलग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट प्रीमियरली ट्रांसमिट थ्रू वाटर इन कैटल, निम्नलिखित में कौन सी जो है रोग है मुख्य रूप से मवेशियों में जल के माध्यम से संचारित नहीं होता? लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रूसोलोसिस, फुट एंड माउथ डिजीज, या फिर कहें आपका हेमोजाइटिस सेप्टिसीमिया, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया। कौन सी जो है नहीं फैलती? तो आपकी जो है फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी पानी में नहीं फैलती, पानी से नहीं फैलती। कौन सी? एफएमडी। फिर देखिए कंप्यूटर का आ जाते हैं, कंप्यूटर भाग 2 में आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड पर परमाणु अणु टूट जाता है। ठीक है, यहां पर सही मैच करना है। ये ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी, हिंदी ट्रांसलेट। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ट्विटर, नेटवर्क सुरक्षा, गूगल, ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन सर्च इंजन है, फायरवॉल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। तो भैया यहाँ पर देखो, गूगल क्या है हमारा? सर्च इंजन है। ठीक है, अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है, ट्विटर सोशल साइट है, फायरवॉल सुरक्षा के लिए है। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले का मिल रहा 4 के साथ, दूसरे का मिल रहा 3 के साथ, और तीसरे का मिल रहा पहले के साथ। तो भैया ऑप्शन ए राइट आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर देयर? कंप्यूटर आर्किटेक्चर कितने अलग अलग जो है रूप होते हैं? 5, 3, 2 या 4? तो कितने अलग अलग रूप होते हैं आपके? 3 रूप होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। अगला क्वेश्चन, आईटी अधिनियम 2000 उपयोगकर्ता को दिशा निर्देश प्रदान करता है प्रोसेसिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए, ट्रांसमिट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए। राइट आंसर की बात करें बच्चों तो वहां पर तीनों के लिए जो है करता है। 1 और 2, 3 सही आंसर हो जाता है। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना। क्वेश्चन 69 हो गए, लेकिन लेंदी क्वेश्चन थे थोड़े। आज का सेट लंबा हो गया। इन माइक्रोसॉफ्ट विच फंक्शन रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट के से सभी नॉन प्रिंटेबल योग वर्णों को हटा देता है? क्लीन, इफ, नेस्टेड इफ, या इफ एरर? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है क्लीन। ठीक है, ऑप्शन ए क्लीन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 है, Which of the following is not a valid option to insert row and column in a MS Word 365 table? MS Word 365 टेबल में रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित कौन सा एक सामान्य विकल्प नहीं है? इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिटवीन, इंसर्ट राइट, इंसर्ट बिलो। कौन सा नहीं है? तो बच्चों आपका इंसर्ट बिटवीन वाला नहीं है, बाकी बिलो है, लेफ्ट है, राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, Which of the following is not a secondary storage device of computer system? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, या फ्लैश ड्राइव, डी रैम? बताइए कौन सा नहीं है? तो भैया यहाँ पर ऑप्शन डी रैम नहीं है, बाकी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 72 है, A technique that was developed to determine whether a machine could or could not demonstrate the artificial intelligence known as a, एक तकनीक जिसे यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था कि कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रदर्शन कर सकती है या नहीं, जिसे के रूप में जाना था बूलियन बीजगणित ट्यूरिंग परीक्षण एल्गोरिथम। किसके रूप में जाना जाता है बच्चों? तो इसे हम जाते हैं ट्यूरिंग टेस्ट के परीक्षण, या ट्यूरिंग परीक्षण के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया लेंदी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस विद द फंक्शन दे परफॉर्म। यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस का उनके कार्य से जो है क्या करना है? भैया हमें मिलान करना है। देखिए, हब
यहाँ पर सॉरी कोड नहीं दिए गए हैं, 73 में कोड नहीं दिए गए हैं, ठीक है, कोड नहीं है इसमें 73 में। तो यहाँ पर देखते हैं मैच द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइस विद फंक्शन दे परफॉर्म मैच मिलाएं। अब देखिए हब है, इसका उपयोग विभिन्न खंडों के बीच फ्रेमों को संगत करने के और अग्रेसित करने के लिए किया जाता है। नहीं। स्विच कंप्यूटर नेटवर्क उपकरणों को एक साथ या अनेक कंप्यूटर नेटवर्क उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। राउटर यह एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है जो नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है, ठीक है। ब्रिज की बात करें तो आंतरिक नेटवर्क के को दो या अधिक सब नेटवर्क से विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसे, देखिए इसका उपयोग विभिन्न खंडों के बीच फ्रेमों को संगत करने और अग्रेसित करने के लिए किया जाता है, ठीक। यह अनेक कंप्यूटर नेटवर्क उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ता है भैया? राउटर जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? राउटर। एक मल्टीपोर्ट डिवाइस जो नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है, तो भैया वो हब है। कौन सा है? हब है, ठीक है। आंतरिक नेटवर्क को दो या अधिक सब नेटवर्क में विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो भैया वो कौन सा है आपका? वो है आपका ब्रिज। क्या है भैया? ब्रिज है। स्विच क्या करता है आपका? दो या सब नेटवर्क में विभाजित करने या उनके जो है आंतरिक नेटवर्क को दो या अधिक सब नेटवर्क में विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? आपका स्विच। तो पहले का मिलेगा आपका फोर्थ के साथ, दूसरे का सॉरी पहले का मिलेगा आपका थर्ड के साथ, दूसरे का आपका फोर्थ के साथ, और तीसरे का मिलेगा सेकंड के साथ, और फोर्थ का मिलेगा आपका फर्स्ट के साथ, ठीक। इसके ऑप्शन नहीं है एक्चुअल में, वो देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग डिक्लेरेशन इन MS एक्सेल 2010? निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल 2010 में संबंधित इनवैलिड डिक्लेरेशन है? तो भैया इनवैलिड डिक्लेरेशन कौन सा है? इक्वल टाइम वैल्यू, वेडनेसडे, सितंबर, ये जो है आपका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन 75, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड? पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर किस अवधारणा पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और चार दोनों आपका जो है अर्धचालक आधारित इंटीग्रेटेड या फिर कहें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। किस प्रकार के थे? किस प्रकार के थे? तो भैया ये थे आपके जो है A&D बूथ, सॉरी यहाँ पर जो है गलत हो गया है, A&D मतलब पहले और डी। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी था इनमें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, दोनों थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 से विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन इन बाय डिस्क क्लीनअप? निम्नलिखित में कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के माध्यम से नहीं होता है? अस्थायी वेब फाइलों को हटाना, अस्थायी विंडोज फाइलें हटाना, रिसाइकिल बिन खाली करना, पावर विकल्प बदलना। कौन सा कार्य नहीं है? तो भैया वो है आपका पावर विकल्प बदलना। ये जो है काम नहीं है डिस्क क्लीनअप का। अगला क्वेश्चन 77 है, A bug is a mistake in hardware software. What other term is computer lingo would it be? Bug हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि होती है कंप्यूटर शब्दावली, इसके लिए अन्य शब्द क्या है? ग्लिच, स्लग या लीच या स्किड, क्या कहोगे इसे? तो इसे हम कहेंगे बच्चों ग्लिच कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लिच। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड TCP and IP. What is the full form of TCP and IP? इंटरनेट TCP and IP नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP IP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 देखिए, द मेमोरी दैट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर सप्लाई इज लॉस्ट इज नोन एज मेमोरी। बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपनी सामग्री खो देने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? स्टैटिक, रैंडम या वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल, क्या कहेंगे भैया? तो इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट सीक्वेंस टू प्रिंट एन एंटायर वेब पेज इन गूगल क्रोम ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गूगल क्रोम ब्राउजर में संपूर्ण पेज को प्रिंट करने के का सही क्रम है? सही क्रम है। देखिए आपका ओपन द वेब पेज, प्रेस Ctrl A एंड राइट क्लिक ऑन द पेज एंड लेफ्ट क्लिक ऑन प्रिंट। तो यहाँ पर हम राइट आंसर ही बताए दे रहे हैं आपको, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। वेब पेज पर जाना है और वेब पेज पर जाना है, ओपन द वेब पेज एंड क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू एंड क्लिक ऑन प्रिंट आइकन। वेब पेज खोलें, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करें और प्रिंट आइकन पर क्लिक करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के आ जाते हैं। देखिए
प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। कहां पर स्थित है भैया? तो आपका मेरठ में। अगला क्वेश्चन, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विश्व में अपनी तरह का प्रथम विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के में स्थित है, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी। तो भैया ये कहां पर है? चित्रकूट में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो भैया 83 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। वाराणसी अपनी बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, भदोही कालीनों के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, उपरोक्त सभी। तो भैया सभी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84, यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? केन नदी चीला गांव के पास बाईं ओर से यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी की विशालतम सहायक नदी है। यहाँ पर सही कथन बताना है, केवल एक सही है, ये नहीं है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित या फिर कहे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही कूटों का चयन कीजिए। भारतीय अनाज भंडारण संस्थान प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, तो भैया ये हापुड़ में है। कहां पर है? हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय जो है विकास संस्थान, ये कहां पर है? आपका नोएडा के अंदर है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहां पर है? आपका इलाहाबाद में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां पर है? आपका इलाहाबाद में है। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? झांसी, जालौन, चित्रकूट, बांदा। कालिंजर का किला कहां पर है? तो भैया बांदा में है। कालिंजर का किला कहां पर है? बांदा में है। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि विदेशिया की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव से हुई थी। जो लोग गांव छोड़कर शहर चले जाते थे उन्हें विदेशिया कहा जाता था। ऐसे ही एक व्यक्ति थे भिखारी ठाकुर, आचार्य देवव्रत, भीमसेन या बीरेन बहादुर। तो भैया वो थे आपके भिखारी ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? आगरा का किला, अकबर का मकबरा, अलीगढ़ का किला या फिर कहें रामनगर का किला। तो भैया विश्व धरोहर में कौन सा आता है? आगरा का किला और ताजमहल। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें भी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक या श्रीगुप्त। किसकी उपलब्धियों के बारे में भैया? समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 90 है, 90 है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? के एम मुंशी, हेमवती नंदन बहुगुणा, मोतीलाल बोरा, रोमेश भंडारी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है काम नहीं किया हेमवती नंदन बहुगुणा ने। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद। तो भैया कौन सा जिला सीमा साझा करता है? आपका बलिया, बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का पारंपरिक क्रम नहीं है? सॉरी, पारंपरिक काम नहीं है, सॉरी बच्चों, काम नहीं है, पारंपरिक काम नहीं है। चीनी, उर्वरक, सीमेंट या सूती कपड़ा। तो भैया कौन सा पारंपरिक कार्य नहीं है? तो उर्वरक वाला। उर्वरक जो है चीनी जो है पारंपरिक है, सीमेंट भी बनता है, सूती कपड़ा भी बनाया जाता है, ठीक है। परीक्षा बांध, क्वेश्चन नंबर 93, परीक्षा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? बेतवा, केन, रिहंद या टोंस। तो भैया परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बना है। भूविज्ञान और खंड निदेशालय उत्तर प्रदेश में कब स्थापित किया गया था? 1948, 1955, 1957 में से कोई नहीं। तो भैया ये स्थापित किया गया था आपका 1955 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला किस भूगर्भीय क्षेत्र में स्थित है? भावर तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान, दक्षिण का पठार, इनमें से कोई नहीं। सहारनपुर तो भैया भावर तराई क्षेत्र में स्थित है, भावर तराई क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है भूटान, चीनी, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो भैया उत्तर में क्या है? आपके उत्तर में है आपका नेपाल। उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है बच्चों? नेपाल है। 1 जनवरी 1845 को गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित नामक हमारा पहला हिंदी अखबार उत्तर प्रदेश लाया गया। सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण। तो भैया वो था आपका बनारस अखबार, उत्तर प्रदेश लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह गुप्त साम्राज्य के विभिन्न राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधि केंद्र के रूप में स्पष्टतया प्रस्तुत करता है। इसकी पंक्ति 15 कोटा परिवार के एक राजा को बंदी बनाने को निर्दिष्ट करती है
ऑप्शन आपका जो है सी है इसकी पंक्ति 23, आर्यावर्त के बहुत से राजाओं का समुद्र द्वारा हिंसा पूर्वक जो है विनाश किए जाने की निर्देश करता है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है यह गुप्त साम्राज्य को विभिन्न राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्रण के रूप में इस सुस्पष्ट प्रस्तुत करता है। फिर देखिए 99 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधायी संरचना में द्विसदनात्मक विधायिका शामिल है, जिसमें विधान परिषद ऊपरी सदन के रूप में है और विधानसभा निचले सदन के रूप में है कार्य करते। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 105, 100, 103 या 101? तो कितने होते हैं? 100 सदस्य। उत्तर प्रदेश केवल एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उस देश का नाम बताओ। तो भैया नेपाल के साथ। एकमात्र जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में है नेपाल देश, जिससे अपनी सीमा साझा करता है कौन? आपका उत्तर प्रदेश। यहां पर जो है 100 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। ठीक है, हम आपको बता दें कि हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है AGTA की, जो कि 299 में है, 40 फुल है, 50 टॉपिक टेस्ट है, जिसको लिंक कहाँ पर मिलेगा? नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहाँ से आपको कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, या फिर कहें अटेम्प्ट कर लें। एक फीचर और ऐड कर दिया है क्विज़ का, डेली क्विज। डेली 10 क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे डेली क्विज के रूप में। ठीक है, साथ में साथ प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं, आपका जो है PDF बंडल नोट्स अवेलेबल है आपकी वेबसाइट व एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में साथ आपका जो है ब्रह्मास्त्र भी आपकी वेबसाइट व एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आपका जो है सेट पेपर 50 हैं, आपका जो है संकल्प बैच है 100 और 50 सेट पेपर, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका जो है नए सिरे से। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थोड़ा टफ लेवल था आज का, लेकिन हाँ ठीक था।